हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन व उसके यौगिक कल नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें अपन पढ़ते हैं कार्बन की संयोजकता। अपन देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। सबसे पहले देखो कि कोई भी एटम की वैलेंसी या संयोजकता वो होती है जितने इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बंध बनते क्यों है। उससे पहले थोड़ा सा अपन ये पढ़ लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता है वो 4 ही क्यों होती है। ठीक है, कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं अपन। सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। और अपन ने एक लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि कोई भी एटम है उसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एटॉमिक नंबर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, जिसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। परमाणु भार है जिसे दर्शाते हैं ए से, और परमाणु क्रमांक से किससे दर्शाते हैं? जड़ से दर्शाते हैं, जिसे प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। कोई भी परमाणु में उपस्थित द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो 9th क्लास का एक वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो 9th साइंस के नाम से, बेसिक कंसेप्ट के नाम से है, तो आप उस क्लास को आप देख सकते हैं। उसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन से एटम है, उस पर कौन सा कितना चार्ज होता है। तो अपन आज देखते हैं कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। इसका मतलब होता है कि ये क्या है? कार्बन एटम है। क्या है? कार्बन। अगर कार्बन एटम है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से दर्शाते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 6। अब कोई भी कार्बन एटम है उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है तो द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं A से। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कार्बन का जो A है वो A बराबर कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी होती है? 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 6 होता है। अब देखिए परमाणु क्रमांक इसका 6 है। इस एटम को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। देखो कार्बन की 2 प्रवृत्ति होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन का दान कर ले। अब देखो कोई भी एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, और उस पर कौन सा चार्ज आता है? धनावेश चार्ज आता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसकी कमी महसूस करेगा, और जब जब वो एटम इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा दोस्तों, तो खुद पर कौन सा चार्ज लेके आएगा? धनावेश चार्ज लेके आएगा। इस बात को आप जान लेना अच्छे से। इसके बाद देखिए, अगर कार्बन का एटम है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितने नंबर पे आता है? 6। इसके बाद में कितने नंबर पे कौन सी अक्रिय गैस आती है? जैसे देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, 6 पे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन कितने पे आती है? 10। और इसकी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक है। अपन क्या देखेंगे कि कौन सी अक्रिय गैस आती है, कितने नंबर पे आती है। 2 अक्रिय गैस आती है। एक तो आती है हीलियम, एक आती है हीलियम। कौन सी गैस है ये? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब अक्रिय, न्यूट्रल, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, अगर वो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है स्टूडेंट, तो इसका नाम हो गया अक्रिय गैस। समझ में आ रही है बात? अब देखिए कौन कौन सी अक्रिय गैस है। एक है हीलियम, इसका नाम क्या है? हीलियम। दूसरी आती है 10 नंबर पे। कितने नंबर पे? 10 नंबर पे अक्रिय गैस आती है। कौन सी आती है? नियोन। कौन सी आती है? नियोन। और ये कितने नंबर पे आती है? 2 पे। इसके बाद में देखो अपने ये सारे के सारे में जो नंबरिंग लगा रहा हूं वो क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक लिखे हैं। जो 1 नंबर पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो ये एटॉमिक नंबर चलते रहते हैं। जो इनके परमाणु क्रमांक है, जो उनके एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जो आवर्त सारणी +1 की केमिस्ट्री के अंदर है। पहले एक 5th नंबर चैप्टर लगता था 10th क्लास में, पीरियोडिक टेबल, जो अब रिमूव कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो अपन देखेंगे
इस टॉपिक के अंदर कि कार्बन पे +4 चार्ज होता है तो +4 ही क्यों होता है, अगर माइनस चार्ज होता है तो माइनस चार्ज होता है और कितना होता है, ये चीज देखते हैं। अब देखो जरा, अब देखो हीलियम आती है 2 नंबर पे और 10 नंबर पे कौन सी अक्रिय गैस आती है, नियोन। अगर 10 नंबर पे नियोन गैस आती है स्टूडेंट, तो इसका मतलब कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या है, 6। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसके पास 2 संभावनाएं हैं अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है, कोई भी एटम का ऐसा विन्यास, कोई भी एटम का ऐसा विन्यास जो अक्रिय गैस के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने हो जाए, वो कहलाता है अक्रिय गैस विन्यास, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का दान करके चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं स्टूडेंट की, कार्बन है, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, अगर मान लो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, कितने इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का दान करते ही किसकी कमी महसूस करेगा, +4 की। किसकी कमी महसूस करेगा, +4 की, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का दान किया है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शा दी, और कमी को किससे दर्शाते हैं, प्लस साइन से। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 4 की, तो +4 हो गया। इसका मतलब है कार्बन जो है अगर 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, अगर वो अक्रिय गैस विन्यास हीलियम प्राप्त करना चाहता है, कौन सा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, हीलियम गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे। और जब जब उसे 4 इलेक्ट्रॉनों को दान करना होगा तब तब उसे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, और जब उसे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी स्टूडेंट, तो कौन सा चार्ज लेके आएगा, +4 चार्ज लेके आएगा। इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का दान करके अक्रिय गैस हीलियम क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और वो क्या कर लेता है, स्टेबल हो जाएगा। कोई भी एटम है अपनी एनर्जी रखता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, उस एनर्जी को स्टेबल करने के लिए या तो वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के अंदर, या फिर वो पार्टिसिपेट करता है धनायन या ऋणायन बना के, मतलब अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करके। जितने इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों के पास होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन खुद के करके वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ताकि वो स्टेबल हो सके। इसके बाद देखो दूसरी संभावना क्या हो सकती है, दूसरी संभावनाएं जो है ये है केस नंबर 1। केस नंबर कौन सा है, 1। और केस नंबर जो 2 है वो देखते हैं। अब देखो कार्बन है, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। उसके पास संभावना है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, देखो नियोन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 2 3 4। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। और जब जब 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब तब मैंने आपको सिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन के पास अधिकता होती है तो कौन सा साइन आता है, कौन सा आवेश आता है, कौन सा चार्ज आता है, माइनस का। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, 4, तो कितना चार्ज आ गया, 4 चार्ज आ गया, देखो -4। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन है अक्रिय गैस नियोन प्राप्त करने के लिए, कार्बन है अक्रिय गैस नियोन प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और जब नियोन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा अपनी स्थायित्व बनाए रखने के लिए, तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही कार्बन -4 चार्ज के अंदर आएगा। इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि कार्बन +4 और कार्बन -4 में क्या होता है, क्वेश्चन है अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 के अंदर ही है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, पहले ही पेज में लिखा हुआ है कि कार्बन +4 और कार्बन -4, मतलब कार्बन 4 धनायन और कार्बन 4 ऋणायन में रहता है। क्यों, कारण से स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखना आंसर उसका कि कार्बन है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। इसका मतलब अगर वो हीलियम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब वो 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दान करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा उस पर, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी से +4 चार्ज आएगा। और जैसे ही वो नियोन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन -4 ऋणायन बनेगा, ठीक है, और स्थायी हो जाएगा। इसी वजह से कार्बन +4 में भी रहता है और कार्बन किस में रहता है, -4 में भी रहता है। तो ये आज का कंसेप्ट था। इसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ही वो ग्रहण कर रहा है, 4 ही दान कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो उसके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है, जो +1 की क्लास के अंदर है। +1 क्लास के अंदर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। अब देखो जरा अपन देखते हैं कि इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन की जो है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 6। कार्बन में उपस्थित है द्रव्यमान संख्या,
कितनी होती है 12। और कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उससे माइनस करना है प्रोटॉन की संख्या को। इसका मतलब यहां पे देखिए जरा कि परमाणु जो संख्या है कितनी है 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 12। अगर अपन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 6। तो अपन जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, अगर प्रोटॉन की संख्या पूछ ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ ले द्रव्यमान संख्या, तो और क्वेश्चन नंबर 6 पूछ ले कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कार्बन +4 और कार्बन -4 में क्यों रहता है, तो इस सारे सवालों का जवाब आप इस लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। और जो भी स्कूलों के अंदर क्लासेस आपसे लगाई जाती है टीचर के द्वारा और जो नोट्स बनाए जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज ही आपको लिखनी है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आज अपने छोटे मोटे क्वेश्चन देखे हैं कि कार्बन पे +4 चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज क्यों आता है, और कार्बन की संयोजकता एक बार के लिए आप ध्यान रख लेना, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फुलफिल्ड होते हैं, और ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है s के और p के, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है यहां पे बॉन्डिंग के अंदर, तो क्या है 1s2 2s2 2p2, 2 और 2 4 और 2 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कितनी क्या हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये जो लास्ट वाला जो कार्बन है, ये जो इसका कक्षक है p कक्षक, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जंप करेगा, और जैसे ही जंप करेगा तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4 रह गए, कितने रह गए 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, इसी वजह से इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है 4। दोबारा देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, ये +1 में पढ़ेंगे अपने, और एस कक्षक के एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 2 होती है, ठीक है। और 2s है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, p है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2। अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर है कार्बन, एक्साइटेड स्टेट को कार्बन स्टार से दर्शा सकते हैं अपन, अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है रिक्त पड़े कक्षक के अंदर, तो यहाँ पे कितने अपूर्ण कक्षक दिखाई देते हैं आपको 4, जो बॉन्डिंग में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी के साथ आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लासें जो है बार बार इसको देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कार्बन में बंध किस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कार्बन में बंध। कार्बन में बंध किस टाइप का पाया जाता है, कौन कौन से अपने 10th बेस पे बंध है। तो सबसे पहले अपन ने सीखा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन पे +4 और -4 चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन जो है अक्रिय गैस हीलियम प्राप्त करेगा तो +4 चार्ज रखेगा और स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और नियोन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है, तो वो क्या करेगा कार्बन +4 की जगह कार्बन -4 ऋणायन दिखाएगा, शो करेगा। इसी वजह से कार्बन +4 कार्बन -4 होता है। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन आप कवर कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कार्बन में बंध। अब देखो कोई भी एटम है उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो अपनी क्या है एनर्जी, अपनी क्या है एनर्जी है। अपनी एनर्जी को वो स्टेबल करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके या फिर ग्रहण करके, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी है, और उस एनर्जी को स्टेबल करने के लिए
कोई अन्य एटम, कोई अन्य परमाणु के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिससे एक एरो का लाइनिंग का निर्माण हो जाएगा, जिसे नाम दे दिया गया बॉन्ड या फिर बंध। देखिए जरा क्या कैसे पढ़ते हैं अपन। अगर देखो मान लो कोई भी एटम है यहां पे x और कोई भी y, दो एटम है, इस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन है एक और इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है एक। अगर ये एटम के अपने अपने इलेक्ट्रॉन है तो अपनी अपनी एनर्जी है, और अपनी एनर्जी को स्टेबल करेगा किसके द्वारा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोनों के मध्य। और जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और अपनी एनर्जी को कांस्टेंट करने के लिए, तो इसका नाम दे दिया गया स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या नाम दे दिया गया, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहां पे स्थिर वैद्युत आकर्षण नाम क्यों पड़ा है, स्थिर मतलब कांस्टेंट होने के लिए अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के रूप में जो एटम के पास है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज है, एक आवेश है। कोई भी एटम की प्रवृत्ति क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन दान करने की या फिर इलेक्ट्रॉन है ग्रहण करने की। मान लो कोई एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो क्या कमी महसूस करेगा, प्लस साइन करेगा। कौन सा साइन करेगा, प्लस, क्योंकि एक्स ग्रुप ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस की है, तो एक प्लस चार्ज आ गया। इसी तरीके से वाई है, वाई के पास क्या है, वाई के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी है, तो अदर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण कर लेगा तो कौन सी शो करेगा, ऋणायन शो करेगा। ये क्या बना रहा है, धनायन, और ये क्या बना रहा है, ऋणायन। अगर एक धनायन और एक ऋणायन बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों के मध्य क्या है, प्लस माइनस के मध्य चार्ज है वो बैलेंस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, तो इसका निर्माण कैसे हो रहा है कि कोई भी एटम की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो स्टेबल हो रही है, जिससे एक एरो का और लाइनिंग का निर्माण हो जाता है। इस लाइनिंग को, एरो को नाम दे दिया गया बंध। क्या नाम दे दिया गया, बंध। और आज का टॉपिक ये है अपना कि कार्बन में बंध किस प्रकार का होता है, कार्बन में बंध किस प्रकार का होता है। देखिए जरा, कार्बन में जो बंध है, सबसे पहला बंध है आयनिक बंध। कौन सा बंध है, आयनिक बंध। अब आयनिक बंध की परिभाषा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट कि आयनिक बंध, आयन का निर्माण हो रहा है। कोई एक ऐसा एटम है जो आयनिक प्रवृत्ति रख रहा होगा, इसका मतलब जैसे मान लो एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये एटम जो है ब्लैक जो मार्कर है, ये एटम रख रहा है धनायनिक प्रवृत्ति, और ये जो ब्लू मार्कर है वो रख रहा है कौन सा प्रवृत्ति रख रहा है, ऋणायनिक प्रवृत्ति रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋणायनिक प्रवृत्ति के वाले के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मान लो इस ऋणायनिक प्रवृत्ति वाले के पास अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है और इसके पास थोड़ी सी कमी है, तो क्या ये ब्लू मार्कर वाला जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको स्थानांतरित कर देगा। इसका मतलब है धनायन और ऋणायन या फिर धातु या फिर अधातु के मध्य बनने वाला जो बंध है वो किस प्रकृति का होता है, आयनिक। क्योंकि धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की, और अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ठीक है, तो एग्जांपल अपन ने समझते हैं। सबसे पहला है आयनिक बंध। आयनिक बंध का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है NaCl। कौन सा एग्जांपल है, NaCl। NaCl को बोलते हैं रॉक साल्ट या फिर साधारण नमक बोलते हैं, जो खाने में उपयोग में लेते हैं घरों के अंदर। तो देखो सोडियम क्या है यहाँ पे, धातु। सोडियम क्या है यहाँ पे, धातु। और क्लोरीन क्या है यहाँ पे, अधातु। अगर सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु, तो सबसे पहले देखिए सोडियम के पास प्रवृत्ति नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 11। ध्यान से देखना, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अगर मान लो अक्रिय गैस कौन सी आती है इससे पहले, नियोन आती है 10 पे। अगर सोडियम धातु के पास इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति है तो क्यों है, क्योंकि वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन का लूज करके। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। और जब कोई भी एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा तो वो कौन सा चार्ज रखेगा, एक प्लस का चार्ज रखा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे काम आ रहा है, उस एटम के साथ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा, क्लोरीन। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। 18 नंबर पे आती है अक्रिय गैस आर्गन। 18 पे कौन आती है, आर्गन आती है, अक्रिय गैस आती है आर्गन। अगर अक्रिय गैस आर्गन आती है इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा,
तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता और क्या बना लेगा, क्लोरीन माइनस आयन बना लेगा। क्या बना लेगा, माइनस आयन बना लेगा। इसका मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और इसमें कितने हो गए 10, दोनों क्या हो गए, आयन स्टेबल हो गए। अब देखो धातु है सोडियम और क्लोरीन क्या है, अधातु। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। क्लोरीन के वैलेंस शेल में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब कोई भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करने हैं तो उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उससे पहले अक्रिय गैस पता होनी चाहिए। जैसे 17 पे आता है क्लोरीन, 10 पे कौन आता है, नियोन। अगर 10 पे नियोन आता है स्टूडेंट तो कितने का डिफरेंस हो गया, 17 और 10 का, 7 का। तो इसका मतलब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। जैसे आपको पता करना है सोडियम, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियोन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 पे। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेगा अक्रिय गैस नियोन प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है मैग्नीशियम में। तो सबसे पहले देखो, अगर क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। इसका मतलब है एक होता है अष्टक नियम। क्या होता है, अष्टक नियम, जो +1 की केमिस्ट्री में है। अष्टक नियम के आधार पे कोई भी कंपाउंड फॉर्म है वो अगर स्टेबल होगा एटम के जरिए तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, सिंपल भाषा में समझने के लिए क्या करोगे, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 2 और 2 4, 2 6 और 1 है 7। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। जैसे ही अष्टक पूर्ण करेगा तो इनके मध्य क्या हो जाएगा, एक संक्रमण अवस्था आ जाएगी, जिससे एक एरो का लाइनिंग का निर्माण हो जाएगा, जिसे नाम दे दिया गया बंध। और ये बंध किस प्रकार का है, आयनिक बंध। किस प्रकार का है, आयनिक बंध है। अगर NaCl के अंदर आयनिक बंध है तो क्यों है, क्योंकि आयनिक मतलब आयनों का निर्माण हो रहा है एटम के अंदर। सोडियम है धनायनिक प्रवृत्ति रख रहा है, क्लोरीन है ऋणायनिक प्रवृत्ति रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु और अधातु के मध्य बनने वाला बंध, धातु और अधातु के मध्य बनने वाला जो बंध है, कौन सा बंध कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण क्या है, देखो ऐसे तो है नहीं कि सोडियम के सोडियम को और एटम नजर आ गया और उसकी तरफ भाग लिया। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कितनी है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी है, 7। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्लोरीन का ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इसके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अगर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, बॉन्ड का। अगर एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है तो धातु और अधातु के मध्य बनने वाला बंध कौन सा है, आयनिक बंध। और इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध कौन सा है, आयनिक बंध। तो इसका मतलब है NaCl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न यौगिकों में से आयनिक प्रवृत्ति रख रहा है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक के पास बिल्कुल कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। दूसरा कंसेप्ट ये देखो, इसी का शॉर्ट ट्रिक देखो कि धातु और अधातु के मध्य अगर बन रहा है धातु और अधातु का पता कैसे चलेगा कि धातु की प्रवृत्ति होगी इलेक्ट्रॉन दान करने की और अधातु की प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो क्या होगा, दो परिभाषा हो गई कि धातु और अधातु के मध्य बनने वाला जो बंध है, धातु और अधातु के मध्य बनने वाला बंध, बनने वाला बंध कौन सा बंध कहलाता है, आयनिक बंध। दूसरी परिभाषा कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं अपन ने देखी है कि धातु और अधातु के मध्य बनने वाला जो बंध है वो
आयनिक बंध कहलाता है, क्योंकि धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की, और अधातु की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ठीक है, एक धनात्मक प्रवृत्ति रख रहा है, धनावेश रखता है, और दूसरा ऋणावेश रखता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की को खींचेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा। तो देखो दो परिभाषाएं हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप करके आना। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है, और धातु और अधातु के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध का सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl नमक, जो घरों में यूज होता है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल सबसे पहला है एग्जांपल नंबर, ये तो हो गया 1, और दूसरा एग्जांपल देखो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है कितना है, 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी है, नियोन है। अगर नियोन है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो यहां से क्या करेगा, मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर लेगा, और एक मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मैग्नीशियम Cl और Cl। तो इनके मध्य जो आयनिक बंध है पाया जाता है, किस प्रकार का बंध पाया जाता है स्टूडेंट, आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में देखो अपने क्या पढ़ा है, कार्बन की संयोजकता के बारे में पढ़ा है। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। इसके बाद में देखो क्या पढ़ा है अपन ने कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, 6 होती है। इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं, बाह्यतम कोश में, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ये 9th क्लास के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। इसके बाद में देखो कोई भी परमाणु का द्रव्यमान है उसके नाभिक में निहित होता है। परमाणु में उपस्थित है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 6। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी होती है, 6। तो ध्यान रखना प्रोटॉन की संख्या और संयोजकता का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है। और एक क्वेश्चन ये बना है कि कार्बन +4 और -4 आवेश क्यों रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखा है कि कार्बन के अंदर बंध बनता है तो क्यों बनता है, और किस प्रकार का बंध पढ़ा है, आज अपन ने आयनिक प्रकार का बंध पढ़ा है। तो इसी तरीके से आप क्लासें रेगुलर कंटिन्यू लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। इसी आशा के साथ हमेशा बेहतरीन मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।